शुरू करें। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, स्पीकर साहब को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसे सीरियस विषय पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संसद में इसकी चर्चा प्रारंभ की। मैं अपना भाषण शुरू करने के पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बेटे को, जिन्होंने अपनी बेटी को, जिन्होंने अपने माँ को, जिन्होंने अपने पिता को, जिन्होंने अपने पत्नी को, जिन्होंने अपने भाई को, जिन्होंने अपने दादा को, दादी को, नाना को, नानी को खोया है। उन सबों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और पूरा देश और खासकर ये संसद उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। दूसरा, मैं बधाई देना चाहता हूं जितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आशा वर्कर हैं, सहिया हैं, जितने फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जितने संगठन के लोग हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस घड़ी में अपने जान की नहीं परवाह करके उन्होंने जान बचाने का काम किया। मुझे आज चर्चा में लग रहा था सभापति महोदय कि चर्चा एक संवेदना के साथ शुरू होगी, क्योंकि स्पीकर साहब ने जब ये चर्चा प्रारंभ करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आज चर्चा का स्तर भी होना चाहिए ऊपर और सांसदों को बताना चाहिए कि सांसदों ने या राजनीतिक दल ने इस कोरोना क्राइसिस में, इस तरह की क्राइसिस 100-150 साल के बाद जो है पूरी दुनिया देख रही है, उसके बारे में क्या किया, ये बताना चाहिए था। हम पूरे वेद पुराण में सुनते रहे कि अयं निजः परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तुंग वसुधैव कुटुंबकम, और यही हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहे और यहां पार्लियामेंट में भी कई एक जगह वो लिखा हुआ दिखता है। पहली बार ये 100-150 साल बाद पूरी दुनिया में वो श्लोक झूठा साबित हुआ। बेटे की लाश को पिता ले जाने को तैयार नहीं था, अपने दोस्तों को जलाने के लिए कोई घाट पर जाने को तैयार नहीं था। कोरोना का कोई पेशेंट यदि घर में था तो उससे कोई मिलने को तैयार नहीं था। ये हालात थे और ये हालात में यदि आज ये देश सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं, 130 करोड़ लोग सुरक्षित हैं, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फ्रंट के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर जो उन्होंने नेतृत्व किया, हम उसको बधाई देने के बदले लोग कहते हैं कि हमने घड़ी घंट बजाया, घड़ियाल बचाया, प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाई। प्रधानमंत्री जी पिछले 20-22 साल से किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 7-8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि घंटी बजाने का क्या मतलब है, ताली बजाने का क्या मतलब है। कोरोना जो है वो दवाई से ही जाएगा, कोरोना परहेज से ही जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था उसके ऊपर जो इस अपोजिशन के लोगों ने हंगामा किया, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है सर। ताली बजाने का मतलब होता है कि पूरा देश, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी फ्रंट लाइन वर्कर के साथ है खड़ा और कोरोना के जितने पेशेंट को बचाने के लिए जितनी संवेदना चाहिए वो संवेदना के साथ खड़ा है। क्या उद्धव ठाकरे जी ने ताली नहीं बजाई? क्या शरद पवार साहब ने ताली नहीं बजाई? क्या अशोक गहलोत साहब ने नहीं बजाई? आपने नहीं, मैं तो नाम ले रहा हूं जिन्होंने ताली बजाई। क्या वो सब जो है वो सब पढ़े लिखे लोग नहीं है? यहां चर्चा क्या हो रही है सभापति महोदय? चर्चा यह हो रही है, मैं आप ही को संबोधित कर रहा हूं। यहां चर्चा क्या हो रही है सभापति महोदय? चर्चा यह हो रही है कि यहां कोरम नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस पार्टी, होता क्या है कि सब यहां इस सदन में जो लोग हैं ना, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए बड़े खड़े होते हैं
कहते हैं उसका चेहरा बहुत खराब है, वो बहुत गंदा है, वो अच्छा है, मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन हालत ये होता है कि उनका चेहरा खुद ही धूल से पूरा ढका हुआ रहता है, खुद ही वो गंदे रहते हैं, और वो शीशा के सामने जाके खड़े होकर सोचते हैं ये शीशा गंदा है, मेरा चेहरा साफ है। यही कांग्रेस की स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा बिल, संजोग से सभापति महोदय आप उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, यहां सुप्रिया जी बैठी हैं, पेंशन रेगुलेशन फंड इस देश का एक बहुत बड़ा लेजिस्लेशन आ रहा था, और यहां संजोग से अब गुरदास दास गुप्ता साहब नहीं हैं, हमारे साथ सांसद थे। जब प्रणब मुखर्जी साहब ने यहां मंत्री के तौर पर उस लेजिस्लेशन को पेश किया तो उन्होंने जो है डिवीजन मांग दिया, और प्रणब मुखर्जी ने जब पीछे पलट कर देखा, लीडर ऑफ द हाउस थे यहां, तो मुश्किल से 7 कांग्रेस के एमपी यहां बैठे थे। सुषमा जी हमारी नेता थी, उन्होंने, मेरा नंबर 545 होता था, मैं 545 से 32 नंबर पर आ गया हूं। 545 पर सुषमा जी ने मुझे मैसेज भेजा कि जाके प्रणब मुखर्जी साहब को कहो कि हमारे सारे लोग यहां हैं, और मैं पेंशन फंड पर जो है, चूंकि ये देश का बिल है और देश का सवाल है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, उनका बिल नहीं गिरने देंगे, और हमने नहीं गिरने दिया। और आज इस कोरोना के डिस्कशन में आप जो है डिबेट मांग रहे कि कोरम नहीं है। क्या यही डिस्कशन है? आज मैं ये सोच रहा था कि चर्चा करते हुए अब ट्विटर पर बात होती है। मैं आपको बताऊं कि इनके जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता सभापति महोदय, ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। कभी ट्वीट से, हमारे सदन के सांसद हैं राहुल गांधी साहब, कभी वो आलू से सोना निकालते हैं, और कभी वो ट्वीट करके कहते हैं 14 अप्रैल 2020 को 14 अप्रैल 2020 को Please take your seat. Honorable member, please come to the subject. Confine your speech within the COVID, please. नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर कि ये Please sit down. मैं ये कह रहा हूं सर, कितना गुस्सा आता है। इनके नेता हैं, और हमारे मोदी जी जो है वो कार्यकर्ता ने चपरासी हैं इन लोगों के। यानी इनको जो इच्छा होगी मोदी 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 करते रहेंगे। राहुल गांधी के लिए एक बार बात कर दीजिए, सारे कांग्रेसी को जो है आग लग जाती है। इसी तरह की राजनीति होती है। Mr. Nishikant, honorable member, we are discussing a sensitive subject. Don't politicize it, please. Don't politicize it, please. सभापति महोदय, Enough. Come to the point, please. सभापति महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्टेट, members, please, the entire nation is watching us. We are discussing a very sensible subject. I request the honorable member to confine your speech on the subject, please. ये जो स्वास्थ्य है सभापति महोदय, ये स्वास्थ्य कंप्लीट स्टेट का सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार उसको मदद करती है। आज राज्य सरकार, यहां क्या चर्चा हुई कि फोटो यदि आपका छपता है, ये अमोल जी ने कहा, एनसीपी की नेता ने कहा कि फोटो यदि छपता है तो डेथ सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है सर कि वो स्टेट का काम है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, पंचायत का काम है। क्या स्टेट का काम भी मोदी जी ही करेंगे? पंचायत का काम भी मोदी जी ही करेंगे? किस तरह की चर्चा आप कर रहे हो? आपको यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई लोग नहीं मरे, यदि इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, तो क्या वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार है, उड़ीसा में हमारी सरकार है, तमिलनाडु में हमारी सरकार है, आंध्रा में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, तेलंगाना में हमारी सरकार है, केरल में हमारी सरकार है? आप अपनी सरकार का डाटा केंद्र को देने को तैयार नहीं होते हो। आप कहते हो कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुआ, आप कहते हो कि हम आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, कोरोना से डेथ नहीं हुई, और आप उसके बाद कहते हो कि आपने कंपनसेशन क्यों नहीं दिया। मैं केवल यह कह रहा हूं कि केवल डिबेट के लिए डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। आज जो मैं कहना चाहता हूं कि जब ये कोरोना की लड़ाई स्टार्ट हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको नेतृत्व करना स्टार्ट किया, तो जितना मीटिंग उन्होंने किया होगा मुख्यमंत्री के साथ, मंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ,
मुझे तो याद नहीं है कि पिछले 50-60 साल में किसी प्रधानमंत्री ने किसी विषय पर इतनी मीटिंग की हो। और जब मीटिंग करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि मेरा मुख्यमंत्री, मेरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि उन्होंने अपने मन की बात कही थी, हमारे तो दिल की बात ही नहीं सुनी। क्या इस तरह का जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का संबंध हो सकता है? लेकिन Please take your seat. Take your seat. मैं Please address the chair. Please. जब ये कोरोना आया, मैं ये कह रहा हूं कि जो स्पीकर साहब ने कहा मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। सभापति महोदय, मेरे खुद के लोकसभा के लगभग 70-80 हजार लोग पूरे देश भर में फंसे हुए थे, और यह देश को जानने का विषय है कि हम लोग चाहे किसी भी दल में हो, किसी भी विचारधारा में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ग में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, सबों ने एक दूसरे का मदद किया। इसीलिए कोरोना की लड़ाई में यह देश आज इतना सक्सेसफुल है। 130 करोड़ का देश केवल 8,000, 10,000, 11,000 यदि हम ला पाए हैं तो उसमें हमारे वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने कि कोवैक्सीन जैसा हमको वैक्सीन दे दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कि फ्रंट से लीड किया, और मनसुख भाई मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने फर्टिलाइजर, केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री के तौर पर एक बहुत बड़ा योगदान किया। उसके साथ साथ जो राज्य सरकारें थी और जो सांसद थे, जैसे मैं, यदि इस सदन में 543 लोग हैं, कई एक लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरे क्षेत्र के लोगों को मदद की, और शायद मैं उस ऋण को नहीं चुका पाऊंगा। यहां सुप्रिया सूले जी बैठी हुई हैं, डीएमके की कनी मोजी जी हैं, मैं नागेश्वर राव जो है वाईएसआर पार्टी के हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है, अशोक गहलोत जी अभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसा राज्य नहीं था, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे बहन सुश्री ममता बनर्जी जी हों, कोई ऐसा राज्य नहीं था जिन्होंने कि हमने उनसे मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब यहां बैठे हुए, ये मेरा कुछ लोग जो है इतना भूखा था कि वो लगता था कि आधा घंटा 1 घंटा में जो है वो मर जाएगा। मैंने ओवैसी साहब को जो है ट्वीट किया, ऐसा भी नहीं कि फोन किया, आधे घंटे के अंदर खाना पहुंच गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सांसदों ने एक दूसरे को मिलकर जो काम किया, जो सहयोग किया, वो देश को जानने का सवाल था कि राजनीति अपने जगह थी, लेकिन लोगों का जान बचाने के लिए हम सभी एक साथ थे, और उसी तरह का डिबेट इस पार्लियामेंट में होना चाहिए था। दूसरा सवाल यह है कि आखिर आगे इसका होगा क्या, करना क्या है। करना यह नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करें। आज वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यदि वैक्सीन की कमी नहीं है तो हम जो ब्लेम कर रहे हैं कि ये फर्स्ट डोज नहीं गया, सेकंड डोज नहीं गया, उसने नहीं लिया, 63% हो गया, 62% हो गया, क्या एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते, सांसद होने के नाते, क्या यह हमारा दायित्व नहीं है कि हम सभी अपने पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिवेट करें, अपने कार्यकर्ता को जैसे चुनाव में एक्टिवेट करते हैं, वैसे ही घर घर जाकर एक एक कार्यकर्ता यदि एक एक आदमी को वैक्सीन लगाने का काम करेगा, उसको अवेयर करेगा, तो क्या यह काम नहीं है? क्या यह चर्चा नहीं होना चाहिए था कि हम सारा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर यह रिजोल्यूशन लेते हैं कि आज से दल पार्टी कोरोना के मामले में हम सब एक साथ हैं और सब है, देश खड़ा है। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी नहीं होती तो यह काम नहीं होता। तो क्या उनको वैक्सीन नहीं देना है? जो कोरोना से जो लोग मर गए हैं उनको कंपनसेशन तो एक अलग विषय है, लेकिन उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे जो मान लीजिए कि वो गरीब हैं, उनकी शादी नहीं हो रहा, उनका विवाह नहीं हो रहा है, उनका पढ़ाई नहीं है, उनका लिखाई नहीं है, उनकी नौकरी नहीं है, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम एक रिजोल्यूशन ले लें कि हम सब मिलकर जो है ये काम करेंगे? क्या ये काम नहीं है? दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार को हम ये मजबूर नहीं करें? आप रोजगार की बात करते हैं, पूरी दुनिया में रोजगार खत्म है। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी अमेरिका होकर आया, न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोई ऐसा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसा लेन नहीं है जो कि बिक्री पर नहीं है, जो कि खाली नहीं है। रोजगार केवल हमारा ही नहीं छीना है,
रोजगार पूरी दुनिया का छीना है। और हम तो काफी खुशनसीब हैं कि जीडीपी कम से कम 8%, 9% से लेके किसी क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में वो 20% तक था। आज आईटी का जो है प्रोफेशनल नहीं मिलता है। आईटी की नौकरी जो है, कई एक लोग मुझे कहे कि आईटी का कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। तो हमने तो काफी काम किया और इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय निर्मला सीतारामन जी को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन जो नरेगा जैसी योजनाएं, फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मान लीजिए कि मार्च तक में कई एक लोग वो चर्चा कर चुके हैं, मैं चर्चा में नहीं जाना चाहता, कि हम जो है फ्री फंड में लोगों को, मतलब फ्री फंड नहीं, मतलब उनका जो होना चाहिए, चूंकि कोरोना का इतना बड़ा काम चल रहा है, मतलब इतनी बड़ी कठिनाई चल रही है, उसमें केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम जितना पैसा लगेगा देंगे, लेकिन किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर चले गए, जो रोजगार का सवाल है, तो क्या हम रूजवेल्ट की थ्योरी, रूजवेल्ट ट्री थ्योरी एक बहुत अच्छा यूसीसी चलाया 1933 में, जब अमेरिका में काफी बड़ा डिप्रेशन आ गया, और डिप्रेशन आने के बाद जो वर्कर थे उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो आप जो मनरेगा जैसी योजनाएं चला रहे हैं, और जिसमें कि 70,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक भारत सरकार लगातार पैसा दे रही है, तो क्या हम उसका उपयोग एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या पार्क नहीं बना सकते हैं? क्या ट्री का प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इस कोरोना में समझ में आया कि अपनी प्रकृति को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हम सभी मिलकर आज ये नहीं ले सकते हैं, वचन नहीं ले सकते हैं? और सारी पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा होना चाहिए कि नरेगा का काम जितना था 12 साल 14 साल में हो गया। सबों को पता है कि उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। मिट्टी का काम करते करते एक ही मिट्टी का काम 4-4 बार 5-5 बार हो रहा है। क्या उसके बारे में एक चेंज करने का यह समय नहीं आ गया है कि हमको मनरेगा एक्ट में चेंज करके कैसे माइग्रेंट लेबर को, कैसे गरीबों को, कैसे पंचायत तक लोगों को सुख सुविधा देना है, उसके लिए एक आमूलचूल परिवर्तन कर दें। और जिस तरह रूजवेल्ट ने केवल ट्री प्लांटेशन किया, उसी तरह से हम उसका प्लांटेशन स्टार्ट करें। तीसरा है कि एमएसएमई सेक्टर में राज्य और केंद्र का, बस 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा सर, राज्य और केंद्र का जो सहयोग है, संबंध है, उनसे बात करना चाहिए कि जिस तरह से ये पेट्रोल और डीजल में राज्य जो है ज्यादा पैसा लेता है और किसी तरह वो जीएसटी में नहीं आता है, तो क्या आज समय नहीं आ गया है कि यदि हमको महंगाई कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है, लोगों को यदि सुविधा देना है, तो क्या सारे पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन यहां है? और कोर्ट लगातार कह रही है, कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है, जनता मर रही है, केंद्र कम पैसा ले रहा है और राज्य सरकारें ज्यादा पैसा ले रही हैं, तो क्या यह समय नहीं आया गया है कि पेट्रोल और डीजल का जो है उसको जीएसटी के अंदर ले आएं, और जिससे कि हम महंगाई कंट्रोल कर पाएं, आम जनता को हम राहत दे पाएं? तो मेरा यह कहना है कि इस कोरोना से ये सारी सबक सीखने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूंगा सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, इस डिबेट को, संसद की डिबेट को जो है अपना ऊपर उठाना चाहिए। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी का जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी कोरोना की लड़ाई में साथ थे। और इसीलिए मेरा कहना है कि गीता के 18वें अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, पूरे देश को, पूरे पार्लियामेंट को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए और इस कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।